नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16 के नोट्स के मतलब उनके जो नियम है उनके बारे में अपन शॉर्ट में ब्रीफिंग के समझेंगे। तो 14 जो अध्याय है अपना चैप्टर 14 था वो स्थानीय निधियों के अधीन सेवा से संबंधित है। अध्याय 15 जो है वो सेवा अभिलेख मतलब सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित है। और जो अध्याय 16 है वो शक्तियों के प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। तो अपना जो पहला अध्याय है वो है स्थानीय निधियों के अधीन सेवा मतलब लोकल बॉडीज़ के अंडर जो सर्विस होएगी उसके संबंधित नियम है। यहाँ तो नियम 158 है। यहाँ सबसे पहले ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके वेतन भत्तों का भुगतान सरकार की अनुमति से सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधि से किया जाता है उन पर भी राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से 12 तक लागू होंगे। मतलब जो सरकार के कंट्रोल में स्थानीय निधि है, लोकल जो बॉडीज़ हैं वो लोकल जो फंड से कवर होती है उनमें भी अगर राजस्थान सरकार की अनुमति से ही किसी को लगाया जाता है और वेतन भत्तों का भुगतान प्राप्त करता है कर्मचारी, तो वहाँ भी उस पर जो राजस्थान सेवा नियम के जो अध्याय 1 से 12 के नियम हैं वो लागू होंगे। उनको भी भत्ते, वेतन भत्ते, अवकाश, पदोन्नति सरकार के अनुसार दिए जाते हैं। मतलब वहाँ भी जो रूल्स लागू होंगे वेतन भत्ते देने के लिए, अवकाश के संबंध में, पदोन्नति आदि के लिए, तो वो सरकार में जो नियमानुसार दे हैं वही वहाँ पर मिलेंगे उनको। स्थायी राज्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं 25 वर्ष से कम है को विकल्प देने पर ही किसी निकाय या संस्था में समायोजित किया जा सकता है। मतलब जिन कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम की है वो ऑप्शन देंगे, वो खुद ही चाहेंगे तो ही किसी निकाय या संस्था में उनको समायोजित किया जा सकता है, मतलब परमानेंट उनको लगाया जा सकता है। 25 वर्ष या अधिक सेवा के कर्मचारी को केवल प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर ही अन्य संस्थान में लगाया जाएगा। मतलब जिसकी 25 साल की या ज़्यादा की सर्विस हो गई है उनको सिर्फ डेपुटेशन के आधार पर ही उसी कंडीशन पर लगाया जाएगा। उनको परमानेंट वहाँ पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी यदि किसी निकाय में समायोजित होते हैं तो उनकी पूर्व की सेवा समाप्त की जाएगी, मानी जाएगी। मतलब कोई भी टेम्परेरी एम्प्लॉय होगा उसको अगर किसी भी निकाय में मतलब लोकल बॉडी में समायोजित कर देते हैं, मतलब परमानेंट वहीं लगा देते हैं उसको, तो उसकी जो पूर्व की सेवा होगी, जो राज्य सेवा होगी वो समाप्त मानी जाएगी, उसको समाप्त कर देंगे। फिर यदि राज्य कर्मचारी को किसी निकाय या संस्था में समायोजित किया जाता है तो उसके वेतन भत्ते सरकार में प्राप्त राशि से कम नहीं होंगे। मतलब किसी भी कर्मचारी को अगर निकाय या संस्था में लगाते हैं, लोकल बॉडी में लगाते हैं, स्वायत्त शासी संस्था में लगाते हैं तो और उसको समायोजित कर देते हैं, मतलब वहाँ परमानेंट उसको लगा देते हैं, तो जो उसको वेतन भत्ते मिलेंगे तो वो जो राज्य सरकार में प्राप्त करा था उस राशि से कम नहीं होंगे। मतलब जितनी राशि और राज्य सरकार में प्राप्त करा था उतनी तो वो प्राप्त करेगा ही। निकाय या संस्था चाहे तो उसे अधिक वेतन भत्ते दे सकता है। मतलब जिस संस्थान में उसको लगाएंगे निकाय या संस्था लोकल बॉडी में, वो चाहे तो उसको जो राज्य सरकार में वेतन भत्ते मिल रहे थे उससे अधिक वेतन भत्ते वो दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं दे सकते। पूर्व के सभी अवकाश आगे भी जमा रखे जाएंगे। मतलब जो राज्य सरकार में उसके पास जमा अवकाश थे, जो शेष था उसके पास, वो आगे भी उनको जमा रख सकता है और उनको काम में ले सकता है। उन्हें कर्मचारी निकाय की सेवा में कार्य के दौरान ले सकता है। मतलब निकाय की सेवा में वो उनका उपभोग कर सकता है, वो छुट्टियों का उपभोग उस टाइम वो कर सकता है। सरकार द्वारा इसके लिए कोई अवकाश वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार जो अवकाश शेष होंगे उसके खाते में जमा शेष होंगे उनके बदले कोई भी वेतन का अवकाश वेतन का भुगतान सरकार नहीं करेगी। स्थानीय निधि सेवा में अब्जॉर्ब होने के 5 वर्ष पूरे हो जाने पर उसके द्वारा सरकार में की गई सेवा के लिए नियमानुसार पेंशन ग्रेच्युटी दे है। मतलब किसी भी स्थानीय निधि सेवा में एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसको समायोजित कर देते हैं, परमानेंट वहीं लगा देते हैं, तो उसके 5 साल हो जाएंगे वहाँ पर उसके, तो उसके जो सरकार में उसने जो सेवा की होगी उसके हिसाब से जो उसको नियमानुसार पेंशन या ग्रेच्युटी बनेगी वो उसको दे होएगी, मतलब उसको मिलेगी। वो उक्त लाभ के स्थान पर कर्मचारी पेंशन के स्थान पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है। चाहे तो जो पेंशन जो उसको मिलेगी उसके बदले कर्मचारी ऑप्शन दे सकता है कि मुझे तो एक मुश्त राशि दे दो, मतलब एक बार में पूरा अमाउंट एक साथ दे दो, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा राशि तथा उस पर ब्याज को स्थानीय निकाय के नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित करवाया जा सकेगा। मतलब जो कर्मचारी की जो राज्य सरकार में भविष्य निधि खाता था, जो पीएफ खाता था, उसमें जो उसकी जमा राशि है और उस पर जो ब्याज उसको मिला हुआ है वो सारा अमाउंट मिला के जो निकाय का नया भविष्य निधि खाता होगा, जो न्यू पीएफ अकाउंट होगा, उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये तो अपन ने बात कर ली स्थानीय निधि के अधीन सेवा के संबंध में नियमों की। अब अपन बात करते हैं सेवा अभिलेख मतलब सर्विस रिकॉर्ड के संबंध में क्या नियम है। तो सेवा अभिलेख 1 जनवरी 1975 से पूर्व राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका महालेखाकार के पास रखी जाती थी। दिनांक 30 जनवरी 1981 से सेवा अभिलेख रखने के संबंध में नियम 160 से 164 जोड़े गए। मतलब 1 जनवरी 1975 से जो सर्विस रिकॉर्ड रहता था जो गेस्टेड ऑफिसर्स का, वो महालेखाकार मतलब एजी के पास रहता था। उसके बाद ये
जो भी कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष होगा संबंधित जहाँ वो पोस्टेड है वहाँ पर रखा जाता है। दिनांक 30 जनवरी 1981 के से जो है सेवा अभिलेख रखने के संबंध में नियम जोड़े गए हैं 160 से 164। ये 30 जनवरी 1981 से जोड़े गए हैं। तो नियम 160 है, प्रत्येक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति पर सेवा पुस्तिका बनाई जाती है। इसका मूल्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष जहाँ कर्मचारी नियुक्त रखता है वहाँ रखी जाती है। मतलब जो भी कर्मचारी नियुक्त होएगा, प्रथम जो उसकी फर्स्ट पोस्टिंग होएगी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट होएगा, वैसे ही उसकी सर्विस रिकॉर्ड बनाई जाती है, सेवा पुस्तिका उसकी बनाई जाती है। जो फिर इसका मूल्य जो होगा वो सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मतलब कर्मचारी से इसके बदले कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी राशि उससे वसूल नहीं की जाएगी। इसके बदले जो भी खर्चा होएगा वो सरकार वहन करती है। सेवा पुस्तिका कहाँ रखेंगे, तो वो विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, या कार्यालयाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ ऑफिस जो भी होगा, जहाँ पर वो पोस्टेड है, जहाँ उसकी नियुक्ति है, जहाँ जिस पद पर वो कार्य कर रहा है, जिसके अंडर आएगा, वहाँ पर उसकी ये सेवा पुस्तिका रखी जाती है। कर्मचारी के स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरित होती है। मतलब जैसे अपन ने बात की जहाँ वो पोस्टेड रहेगा वहाँ पर वो सेवा पुस्तिका उसकी रखी जाती है। तो अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया और नई जगह चला जाता है तो उसकी सेवा पुस्तिका भी उसके साथ नए ऑफिस में भिजवाई जाएगी। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति आदि पर सेवा पुस्तिका उससे नहीं दी जाएगी। मतलब कर्मचारी की अगर रिटायरमेंट हो गया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, सेवा समाप्त हो गई, उसको टर्मिनेट कर दिया, सेवा से निकाल दिया, आगे कोई भी सिचुएशन हो, उसको सेवा पुस्तिका नहीं दी जाती है। जो ओरिजिनल सेवा पुस्तिका होगी वो सरकार के पास ही रहती है। मतलब जिस ऑफिस में वो लास्ट टाइम रहा है वहीं रखी जाती है। फिर कर्मचारी की मांग पर राशि ₹2 जमा कराकर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका कर्मचारी को दी जा सकती है। कर्मचारी चाहे तो जो उसकी सेवा पुस्तिका है उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ₹2 जमा कराने पड़ेंगे सरकार में, फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसको दी जा सकती है। फिर नियम 161 है, सेवा पुस्तिका में शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना अंकित होती है। इसको कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मतलब जो भी सर्विस रिकॉर्ड होगा उसमें जो भी उसकी सर्विस होगी, गवर्नमेंट सर्विस होगी, उसकी सारी घटनाएं उसमें रिकॉर्ड होती है। मतलब छोटी से लेकर बड़ी सारी जितनी भी घटनाएं हुई होगी वो सारी उसमें रिकॉर्ड होती है। और इसको जो वेरीफाई जो करेगा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब कार्यालयाध्यक्ष करता है। फिर कार्यालयाध्यक्ष की सेवा पुस्तिका का सत्यापन उसका उच्चाधिकारी करेगा। मतलब कार्यालयाध्यक्ष तो बाकी सबका करेगा प्रमाणित, और उसकी जो सेवा पुस्तिका होगी उसका सत्यापन उच्चाधिकारी जो उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा वो करेगा। सेवा पुस्तिका पर वर्ष में एक बार कर्मचारी से प्रमाणित करवाई जाती है। मतलब वर्ष में एक बार उसको दिखाकर सही करवाया जाता है। मतलब उसको दिखा देते हैं और उससे प्रमाणित करवाते हैं हाँ कोई सारी एंट्रियाँ सही है ना, कोई गलती हो तो वहाँ पकड़ में आ जाती है वो। फिर नियम 162 कर्मचारी की विदेश सेवा में स्थानांतरण होने पर सेवा पुस्तिका मालिकाकार के पास रखी जाती है। मतलब किसी कर्मचारी को फॉरेन सर्विस में लगा देते हैं, उसका स्थानांतरण ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता है, तो जो उसकी सेवा पुस्तिका होगी वो एजी के पास मतलब मालिकाकार के पास रखवाई जाती है। फिर नियम 163 है, कर्मचारी की सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा पुस्तिका की पेंशन विभाग से जांच करवाई जानी चाहिए तथा सेवा अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। मतलब कार्यालयाध्यक्ष को ये कंपल्सन है उस पर कि वो 25 साल जैसे कर्मचारी के पूरे हुए हैं वो सेवा पुस्तिका का पेंशन विभाग से उसकी जांच करवाए। मतलब परामर्श लेके उसकी सेवा अवधि का निर्धारण करे और 25 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी एक बार जाँच करवा ले। फिर नियम 164 है, सिपाही, मुख्य सिपाही, हेड कांस्टेबल तथा ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं बनाई जाती है जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि की सेवा विवरणी का सर्विस रोल बनाई जाती है। मतलब जो सिपाही, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होंगे या ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं बनाई जाती है जैसे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके लिए अपन सेवा विवरणिका बनती है। मतलब सेवा पुस्तिका नहीं बनती, इनकी जगह सर्विस रोल उनका बनता है। पूर्णतः अस्थायी कार्यवाहक रूप से अल्पावधि के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा पुस्तिका या सेवा विवरणिका नहीं बनाई जाती। जो पूर्णतः अस्थायी मतलब परमानेंटली मतलब फुली टेम्परेरी है या कार्यवाहक रूप से लगा रखा है अल्पावधि के लिए, मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही उनको नियुक्त किया है, तो ऐसे व्यक्तियों की न तो सेवा पुस्तिका बनेगी न सेवा विवरणिका बनाई जाती है। कर्मचारी की मांग पर ₹2 जमा कराकर डुप्लीकेट सेवा विवरणिका कर्मचारी को दी जा सकती है। वही ₹2 जमा करा के सेवा विवरणिका की भी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं, ओरिजिनल उसको कर्मचारी को नहीं मिलती है। ये बात अपन ने कर ली। अब सर्विस रिकॉर्ड की बात। अब लास्ट अपना चैप्टर 16 शक्तियों का प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो नियम 165 से 167 में इसके बारे में बता रखा है। तो वो क्या है, राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत परिशिष्ट 9 में अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न नियमों के अंतर्गत शक्तियां दी गई है, वह सभी सक्षम प्राधिकारी माने जाते हैं। मतलब राजस्थान सेवा नियम के जो परिशिष्ट 9 में जो अधिकारियों की सूची दी है उनको शक्तियां प्रदान की गई है, उनकी वो कितनी शक्तियां तक यूज कर सकते हैं और वो उस हिसाब से
कार्य कर सकते हैं। तो वो सभी जो जिनका नाम उस लिस्ट में है वो सक्षम प्राधिकारी उस नियमों के अंतर्गत माने जाते हैं। नियम 3 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि दी गई शक्तियों के अनुसार कार्य करने पर वित्त विभाग की इस कार्य में सहमति मानी जाएगी। मतलब परिशिष्ट 9 में जो उनको शक्तियाँ प्रदान की गई है, अगर वो उनके अंतर्गत कार्य कोई भी करते हैं तो उसमें वित्त विभाग की मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति मानी जाएगी, कंसेंट मानी जाएगी। नियम 3 में ये RSR के पहले से ही स्पष्ट किया हुआ है। फिर परिशिष्ट 9 में दी गई शक्तियाँ निम्न शर्तों के अधीन है। मतलब जो शक्तियाँ उनको मिली है तो उसमें ऐसे नहीं है वो कैसे भी यूज़ कर ले, उसमें कंडीशंस लगी हुई है हर के साथ। तो क्या कंडीशंस है? प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकारी केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में करेगा जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हो। मतलब जो भी उसको पावर्स डेलीगेट की गई है उनका उपयोग वो है वो किन कर्मचारियों पर कर सकेगा? जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हो, उसके कंट्रोल में हो, उन्हीं पर वो यूज़ कर सकता है। ऐसे नहीं किसी भी कर्मचारी पर वो उनका उपयोग कर सकता है। सेकंड है, प्रत्येक प्रदत्त शक्ति अधिकार का प्रत्यायोजन वहीं तक सीमित रहेगा जितना परिशिष्ट 9 के कॉलम 3 में उसके समक्ष दिया गया है। मतलब जो उसको शक्तियाँ या अधिकार जो दी गई है वो लिमिट है उसमें, तो वो लिमिट कहाँ दे रखी है? वो परिशिष्ट 9 के कॉलम 3 में दी गई है, उसी लिमिट में वो उसका यूज़ कर सकता है, उससे ऊपर वो यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर थर्ड है, यदि कोई अधिकार परिशिष्ट 9 में नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि वह शक्ति सरकार द्वारा किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई है। मतलब परिशिष्ट 9 में अगर किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया, कोई शक्तियाँ नहीं दी गई है, तो ये मानेंगे सरकार ने वो शक्तियाँ अपने पास रखी है और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो हैं उनको डेलीगेट नहीं किया और अपने पास ही उनको रख लिया है। फिर फोर्थ है, संविधान के अनुसार निर्मित किसी अन्य नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त किसी अधिकार में परिशिष्ट 9 में उल्लेखित कोई भी तथ्य बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, भारतीय संविधान है, उसके अनुसार किसी और नियम बनाए गए हों और किसी अधिकारी को उसमें अधिकार दिए गए हों, तो जो अपने RSR का परिशिष्ट 9 में जो तथ्य हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मतलब वो ही लागू होंगे जो दूसरे नियम में दे रखे हैं उनमें। ये अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो उन्हीं को माना जाएगा, ये तथ्य उनमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे उनको लागू होने में। तो साथियों, यहाँ अपन ने चैप्टर 14, 15 और 16 की बात कर ली। इस हिसाब से अपने सारे चैप्टर यहाँ RSR के जो अपने सिलेबस के हिसाब से बनते हैं वो अपन ने पूरे कवर कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन तीनों चैप्टर से संबंधित MCQs लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।